दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयानी में। दोस्तों, हम अपनी जो वन लाइनर जो अपनी पुस्तक है राट पब्लिकेशन के माध्यम से जो आई थी, उसके हम दो वीडियो उसके ऊपर हम बना चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। हमने मुगल राजवंश के बारे में सामान्य जानकारी है उनके बारे में अध्ययन किया, हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की, हमने प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की और आज इस वीडियो के अंदर हम मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। इसके अंदर हम भूमि, कृषि, किसान, जमींदार और राज्य इनकी स्थिति के बारे में मुगल काल के अंदर अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, 16वीं-17वीं शताब्दी में भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती थी? तो उस समय भारत की 85% जनसंख्या गांव के अंदर निवास करती थी। और हमने अर्थशास्त्र वाले टॉपिक के अंदर औपनिवेशिक काल के अंदर जो टॉपिक आया था उसके अंदर भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगला प्रश्न आता है कि कृषि संबंधी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी हमें मुगल काल के अंदर कृषि संबंधी जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह तो है अबुल फजल की आईन अकबरी। अबुल फजल ने अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। 3 भाग थे और तीसरे भाग को आईन अकबरी कहा गया है। तो उसके अंदर हमें कृषि संबंधी जानकारी मिलती है और उसके साथ साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों से भी हमें किसान, जमींदार और राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से विभिन्न प्रकार की उस टाइम की भैया मिली हैं, उस टाइम के दस्तावेज मिले हैं जिनसे हमें किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसान अपनी जमीन का मालिक स्वयं होता था। ये दोनों चीज़ों में याद रखो, सल्तनत काल में भी और मुगल काल के अंदर भी। दोनों काल के अंदर किसान है वो स्वयं अपनी जमीन का मालिक होता था और राजा को केवल कर वसूल करने का अधिकार था। अगला पॉइंट है, किसानों से प्राप्त कृषि अधिशेष का बंटवारा होता था। यानी किसानों से उनकी उपज का जो भाग टैक्स के रूप में लेते थे उनका बंटवारा कौन कौन करता था? बादशाह, जागीरदार और जमींदारों के बीच में। देखो भाई, सबसे ऊपर बादशाह होता था, उसके बाद में जागीरदार, उसके बाद में जमींदार। तो जो जागीरदार हैं वो जमींदार को नियुक्त करते थे किसानों से कर वसूल करने के लिए। तो कुछ हिस्सा जमींदार के पास, कुछ जागीरदार रखता था और कुछ बादशाह को देता था। यानी कि किसानों से जो कृषि अधिशेष प्राप्त होता था जो टैक्स के रूप में, उनका बंटवारा इन तीनों के बीच में होता था। अगला प्रश्न हमारा, किसान के लिए प्रयुक्त शब्द। किसानों के लिए रैयत या मुजारियन शब्द काम में लिए गए हैं। मतलब रैयत मतलब किसान। जैसे हम पढ़ते हैं कि औपनिवेशिक काल के अंदर भी हमने पढ़ा था भू राजस्व व्यवस्था, तो उसके अंदर एक रैयत वाली व्यवस्था थी। यानी कि वह व्यवस्था जिसके अंदर सीधा समझौता है वो सीधा किसानों के साथ किया गया है। तो यहाँ पर जो रैयत शब्द है या फिर मुजारियन शब्द है वह किसान के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसान 2 प्रकार के होते थे, खुद काश्त और पाही काश्त। खुद काश्त क्या होते हैं, पाही काश्त क्या होते हैं, हम आगे पढ़ते हैं हम इसके अंदर। देखो भाई, अगर किसी किसान की स्वयं के गांव के अंदर अगर वह स्वयं की जमीन के ऊपर खेती कर रहा है तो उसे खुद काश्त कहें। खुद खुद मतलब स्वयं, यानी अपनी जमीन पर और अपने ही गांव के अंदर अगर वो खेती कर रहा है तो खुद काश्त। और अगर कोई किसान दूसरे गांव में जाकर खेती करता है तो उसे पाही काश्त कहेंगे। यानी एक अंतर तो ये हो गया, खुद काश्त, पाही काश्त। खुद काश्त मतलब जो अपने गांव में अपनी स्वयं की जमीन पे खेती करता हो, और पाही काश्त तो जो किसी दूसरे गांव में जाकर खेती करता हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो पाही काश्त है उनके पास में खुद की जमीन नहीं है। हो सकता है उनके गांव के अंदर उनकी खुद की जमीन हो, वो खुद काश्त हो, लेकिन अगर दूसरे गांव के अंदर उन्हें कम टैक्स भरना पड़ता है जमीन के अंदर तो हो सकता है वो वहां पर जाकर भी खेती करने लग जाए। तो देखो भाई, अगला प्रश्न है कि कुछ लोग तो मजबूरी में पाईकास्ट बनते थे। मान लो अकाल पड़ गया या फिर भुखमरी आ गई तो वो फिर क्या करते थे, दूसरे गांव के अंदर जाके दूसरों की ज़मीन के ऊपर खेती करते थे ताकि कुछ पैसा उनको भी बच सके और कुछ वो बादशाह को भी भेज सकें। तो और कुछ लोग हैं वो अपनी मर्जी से भी पाईकास्ट बनते थे। देखो भाई, मतलब मजबूरी में तो क्यों बन गए, अकाल भुखमरी है, चलो भाई दूसरे के खेतों पे काम कर रहे जिन्स के ऊपर लेकर। जबकि कुछ लोग अपनी मर्जी से बनते थे। उसका कारण था करों की क्षेत्र दूसरे गांव में सही होने पर। करों की जो भाई सीमा है, कर की जो स्थिति है वो दूसरे गांव में सही होने पर। मतलब हो सकता है उनके गांव के अंदर सरकार है वो ज़्यादा टैक्स लेती हो, बादशाह ज़्यादा टैक्स लेता हो, जबकि दूसरे गांव के अंदर कर है उसके दर कम हो, तो वो अपनी ज़मीन को छोड़ के दूसरे क्षेत्र के अंदर जाकर और वहाँ पर ज़मीन के अंदर वो उत्पादन करते थे, खेती करते थे। वे काश्तकार जिनके पास स्वयं खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं होती थी और वे अपने जमीन मालिकों द्वारा खेती करने के लिए रखे जाते थे, मुजाहिर कहलाते थे। यानी जिनके पास में पर्याप्त जमीन नहीं होती थी
और वो दूसरे जमींदार वगैरह के वहाँ पर खेती करते थे, उनको मुजारियन कहा गया है। अगला पॉइंट है विशेष सुविधा प्राप्त किसान, जो उस टाइम किसान होते थे वो कालांतुरान कहलाते थे, और जबकि जो निम्न जाति के किसान होते थे वे कहलाते थे रेजा रियाया। ये भी एक प्रकार से यानी सुविधा की दृष्टि से भी किसानों को दो भागों में बांट दिया। विशेष सुविधा प्राप्त किसान कालांतुरान, और निम्न जाति के किसान थे जिनको कम सुविधा प्राप्त थी, उन्हें रेजा रियाया कहा गया है। तो खुदकास्ट पाईकास्ट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से देखना। एक बाबरनामा के अंदर कृषि से संबंधित बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो उन्होंने तुजो की बाबरी लिखी थी, बाबरनामा लिखी थी तुर्की भाषा के अंदर, उसके अंदर उन्होंने किन किन चीज़ों का उल्लेख किया। एक तो उन्होंने कहा कि गांव और शहर एक लम्हे के अंदर वीरान हो जाते हैं और एक लम्हे के अंदर बस जाते हैं। एक उन्होंने कहा कि देश का ज़्यादातर हिस्सा मैदानी है, खेती लायक ज़मीन बहुत आयत है, यानी कि मुगल काल के अंदर खेती की ज़मीन कि किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, बस खेती करने वाले लोगों की कमी है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा था और लोग खेती नहीं करना चाहते थे, लोग अपनी ज़मीन छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे जंगलों के अंदर। एक बाबरनामा के अंदर उल्लेख है कि बहते हुए पानी का कोई इंतजाम नहीं है। तो कहते हैं कि भारत के अंदर बारिश अच्छी होती है लेकिन पानी बह के निकल जाता है, उसको रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। एक उन्होंने सिंचाई के उपकरणों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि लाहौर और दीपालपुर क्षेत्र के अंदर रहट द्वारा सिंचाई होती है, और बयाना और आगरा क्षेत्र के अंदर कुओं से बाल्टी द्वारा सिंचाई की जाती है। ये बाबरनामा में उल्लेखित कुछ कृषि संबंधित फैक्ट हैं। वर्ष के अंदर रबी और खरीफ के रूप में 2 फसल ली जाती थी, और कुछ स्थानों के ऊपर जो अच्छे उपजाऊ क्षेत्र होते थे जहाँ पर सिंचाई की सुविधा थी वहाँ पर 3 फसलें भी ली जाती थी। अब यहाँ पर यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आईने अकबरी के माध्यम से, कि आईने अकबरी के अनुसार आगरा के अंदर फसलों की 39 किस्म थी, दिल्ली के अंदर 43 किस्मों का वर्णन किया, और बंगाल के अंदर उन्होंने सिर्फ चावल की 50 किस्में बताई है। यानी यह चीज़ प्रदर्शित करती है कि भारत के अंदर कृषि है वो ठीक अवस्था में थी, बस केवल कर अधिक होने की वजह से लोग कृषि करना पसंद नहीं करते थे। सर्वोत्तम फसलें जिनके लिए राज्य प्रोत्साहन देता था, यानी अच्छी फसलें जैसे आज के दिन जिनको हम नकदी फसलें कह सकते हैं, उनके उत्पादन के लिए राज्य किसानों को प्रोत्साहन राशि देता था, जो क्या कहलाती थी वो फसलें जिन्स ए कामिल। या प्रश्न आ सकता है जिन्स ए कामिल क्या है? जिन्स ए कामिल वे फसलें हैं, वे उपजाऊ फसलें हैं, वे सर्वोत्तम फसलें हैं, वो अधिक मूल्य वाली फसलें हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण फसलें हैं, जिनके लिए जो राज्य है वह किसानों को प्रोत्साहन देता था कि भाई तुम इनका उत्पादन करो। तो जिन्स ए कामिल में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? कपास, गन्ना, तिलहन, दलहन, यानी मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण अनाज भी हैं, और इसके अंदर व्यापारिक फसलें भी आज के टाइम की बात की जाए तो ये शामिल हैं। फसलें जो भारत के बाहर से आई हैं, तो भाई मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च, पपीता, अनानास, ये सभी फसलें विदेशी फसलें हैं जो विदेशों से भारत आई हैं। और मुख्य रूप से अगर तंबाकू की बात की जाए तो तंबाकू है वो जहांगीर के काल के अंदर भारत में आई थी। तंबाकू का पौधा भारत में कौन लेके आए थे? भारत के अंदर पुर्तगाली लेके आए थे। सबसे पहले तंबाकू का पौधा भारत का पहुंचा, कहाँ पहुंचा? दक्कन क्षेत्र के अंदर पहुंचा था। यानी सबसे पहले तंबाकू है वो जहांगीर के काल में आई, दक्षिण भारत में आई, पुर्तगाल से लाई गई, और दक्षिण भारत से फिर इसका विस्तार उत्तर भारत में हुआ। अकबर व उसके अभिजातों ने, देखो भाई जहांगीर के काल के अंदर ये विस्तृत रूप से इसका उपयोग बढ़ा, लेकिन पहली बार ये अकबर के काल के अंतिम जो उनका समय था उस काल के अंदर ये पौधा भारत आ गया था। और अकबर व उसके अभिजातों ने, जो उसके दरबार के अंदर जो अधिकारी लोग थे, जो नौकरशाह थे, उन्होंने पहली बार 1604 ईस्वी के अंदर उन्होंने तंबाकू का पौधा देखा था जो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। लेकिन यहाँ पर फिर जैसे तंबाकू का पौधा आया तो तंबाकू की लत पूरे देश के लोगों के अंदर बहुत तेज़ी से फैलने लगी, और तंबाकू की इस लत से परेशान होकर, चिंतित होकर जहांगीर ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई। तो प्रश्न बनता है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू की लत से परेशान होकर तंबाकू के उपयोग पर पाबंदी लगाई? तो राइट आंसर आ जाएगा जहांगीर ने। अब यहाँ पर कृषि की बात कर रहे हैं हम, तो देखो भाई मुगल काल के अंदर अगर हम बात करें तो उस काल में नमक बहुत महंगा था, और बंगाल और असम के अंदर तो नमक की इतनी कमी थी कि वहाँ के लोग केले के छिलके से निकाले हुए क्षार का उपयोग करते थे। मतलब नमक की जगह केले के छिलके से जो क्षार निकाला जाता था उसको भोजन वगैरह में डालकर और तब नमक की पूर्ति करते थे। वहां पर नमक बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं था। अगला प्रश्न हमारा, शाहजहां द्वारा सिंचाई के लिए निर्मित नहर कौन सी है? तो शाहजहां ने सिंचाई के लिए नहर फैज यानी शाह नहर, यानी कि रावी नदी के ऊपर लाहौर के अंदर उन्होंने नहर फैज या शाह नहर का निर्माण करवाया था।
एक भाई गांव के अंदर एक आम खजाना होता था, पूरे गांव का एक खजाना होता था जिसके अंदर पूरे गांव के लोग सहयोग देते थे, ठीक है। और उस वो जो खजाना होता था, जो पैसे होते थे, उनका उपयोग है वो गांव के ही सामुदायिक कार्य के अंदर किया जाता था, या फिर गांव के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या फिर कोई अधिकारी आ रहा है बाहर से, तो उसके स्वागत सरकार के अंदर जो भी पैसा खर्च होगा उन सब को कहाँ से उपयोग लिया जाता था, गांव के आम खजाने से। वे लोग जिनको जमीन के बदले सैनिक सेवाएं देनी पड़ती थी वो क्या कहलाते थे? यानी जिनको जमीन दे रखी है, जिनको और उनको सैनिक सेवाएं देनी पड़ती है, उनके बदले में उनको पायक कहा गया है। हमने सल्तनत काल के अंदर भी पढ़ा, पायक है वो पैदल सैनिक को कहा गए हैं। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हमने पहले बता दी कि खेती लायक जमीन थी वो तो आसानी से उपलब्ध थी, लेकिन श्रम के मामले में प्रतियोगिता थी। यानी कि लोग खेती करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि कर व्यवस्था बहुत ज़्यादा जटिल थी, बहुत ज़्यादा टैक्स था। लोगों को जब उनको कुछ बचत होती हुई दिखाई नहीं देगी तो वो कृषि क्यों करना चाहेंगे? और ऊंची लगान के विरोध में खेतीहरों के लिए गांव छोड़कर भाग जाना एक बहुत अच्छा हथियार था। यानी कि अगर सरकार ने टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया, अकाल पड़ गया, टैक्स जमा कराने के अंदर वो सक्षम नहीं है या उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छा हथियार होता था, वो गांव छोड़कर भाग जाते थे। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं मुगल काल के अंदर महिलाओं की स्थिति। ये अपने ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, तो इसको आप देख लेना, ये ज़्यादा इसके अंदर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट हमारा, राज्य के लिए जंगल उलटफेर करने वाला और बदमाशों को शरण देने वाला क्षेत्र था। क्योंकि जंगल के अंदर जो भी लोग विद्रोही होते थे वो जंगल के अंदर भाग जाते थे और वहाँ से फिर बादशाह विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो बदमाशों को शरण देने वाला क्षेत्र कहा गया है राज्य को, नहीं किसको? जंगल को। राजा द्वारा जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में हाथी भी शामिल थे, ठीक है। यानी राजा जंगलवासियों से जो अपनी खिदमती प्राप्त करता था, जो उनसे अपनी खिदमत करवाता था, जो उनसे पेशकश लेता था, जो उनसे उपहार दान लेता था, उसके अंदर हाथी भी शामिल थे। क्योंकि हाथी है वो सेना के महत्वपूर्ण अंग थे, तो वो जंगल के निवासियों से हाथी दान में लेता था। अब हम भूमि की बात करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा चल गया। भूमि कर बंटवारे के आधार पर पूरे साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया है, खालसा भूमि और जागीर भूमि। देखो भाई, हमने पहले बात कर ली, खालसा भूमि केंद्रीय प्रशासन के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि है, और इससे जो आमदनी प्राप्त होगी खालसा भूमि से, उसे सीधे राजकीय कोषागार के अंदर जमा करवाया जाएगा। और इस आय का जो उपयोग है वह भी राजा की व्यक्तिगत खर्च, राज परिवार, राजा के अंगरक्षक, निजी सैनिक, युद्ध की तैयारी के अंदर किया जाएगा। यानी कि केंद्रीय प्रशासन के ऊपर ही उसका व्यय किया जाएगा। जबकि जो जागीर भूमि है वह राज्य के जो मुख्य सेवक होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, उनको उनके तनख्वाह के बदले दी जाती थी। देखो भाई समझो इसको, जागीर भूमि मनसबदार वाले टॉपिक में इसको अच्छे से हम मतलब समझेंगे कि मुगल काल के अंदर जो अधिकारी होते थे, अगर उनको नगद वेतन दे दिया तब तो ठीक है, वो तो नकदी कहलाएंगे। और अगर किसी को उनके कार्य के बदले में वो सैनिक रखते थे, सेना रखते थे, उनके खर्च के लिए, उनके कार्य के बदले में उनको वेतन के बजाय उनको जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था कि भाई ये टुकड़ा आप लो और इस टुकड़े से जो राजस्व वसूली होगी वो आपकी तनख्वाह होगी, तो उसे जागीर भूमि कहते हैं। तो दो प्रकार भूमि होगी, एक तो उनके अधिकारियों को उनके कार्य के बदले में दे रहे हैं जिनसे उनको राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त होगा, और दूसरा केंद्रीय प्रशासन यानी कि बादशाह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली भूमि जिसे खालसा भूमि कहते हैं। और उस जो आय होगी किससे? खालसा भूमि से, उस आय को राज परिवार, राजा के अंगरक्षक, निजी सैनिक और युद्ध की तैयारी के अंदर ही खर्च किया जाएगा। वह भूमि जो मनसबदारों को उनके वेतन के बदले दी जाती थी, सही है बिल्कुल, जागीर भूमि कहलाएगी। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ शासकों को उनके क्षेत्र में दी जाने वाली जागीर वतन जागीर। देखो भाई, तीन प्रकार की जागीर हो गई अभी अपने यहाँ पर। खालसा भूमि हो गई, उसके बाद में जागीर भूमि होगी, और जागीर के अंदर भी वतन जागीर। वतन जागीर किसको कहते हैं? देखो भाई, कुछ अपने खासकर राजपूत शासक ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की पूरी टाइप से अधीनता स्वीकार नहीं की। मतलब जो मुगल शासक थे उन्होंने इनको अपने अधीनस्थ राजा के रूप में इनका उपयोग लिया है, इनको स्वतंत्रता दे रखी थी, भाई तुम हमारे अधीन, हमारी संप्रभुता को स्वीकार करोगे और अपने क्षेत्र में शासन करते रहो। तो इनको भी वो कुछ जागीर देते थे जिसको हम वतन जागीर कहते हैं। और यह वंशानुगत अधिकार वाली अहस्तांतरणीय भूमि थी। यानी कि उन शासकों के ऊपर, जैसे मान लो उन्होंने जयपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया, ठीक है, लेकिन उसको स्वतंत्र कर दिया, भाई तू अपने क्षेत्र के अंदर राज कर और ये पूरा क्षेत्र तेरा, उसको हम वतन जागीर कहेंगे। तो वह उनको स्थायी रूप से दे दी, भाई ये तुम्हारी जमीन है, तुम इसको रखो, उसको वतन जागीर कहेंगे।
अगला है मनसबदारों को जागीरों के स्थानांतरण के समय जो भूमि केंद्र की देखरेख में रहती थी उसको पैबाकी भूमि कहते हैं। हमने पहले बात कर ली इसके बारे में। पैबाकी भूमि, पैबाकी भूमि एक प्रकार से आरक्षित भूमि है, यानी रिजर्व भूमि है। ये न तो खालसा भूमि है न ये जागीर भूमि है, बल्कि एक टाइप से आरक्षित भूमि है कि जब भी अगर किसी मनसबदार को जागीर देनी पड़ेगी तो इस भूमि में से दे देंगे। मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि इस जागीरदार को भूमि देने के लिए कहाँ से लें, कौन सी खालसा भूमि को कम करें। नहीं, खालसा भूमि अलग है, जागीर भूमि जो दे रखी है मनसबदारों को वो भूमि है, और ये एक प्रकार की आरक्षित भूमि है। किसी नए जागीरदार को जागीर रूप में देने के लिए इसको आरक्षित रखा जाता था। अल्तम का जागीर जो अपने सेकंड ग्रेड में भी आया था, ये जहांगीर द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, सामान्यतः राज्य की कुल भूमि में खालसा भूमि का प्रतिशत कितना था? तो कुल भूमि है उसके अंदर 20% हिस्सा है वो खालसा भूमि का था। जबकि औरंगजेब के काल तक जाते जाते खालसा भूमि बिल्कुल कम हो गई थी, क्योंकि औरंगजेब के काल तक जागीरों का अंधाधुंध बंटवारा किया गया, उनका दान दिया गया और सारी भूमि है वो जागीर भूमि में बट गई और खालसा भूमि बहुत कम हो गई। और इसी वजह से खालसा भूमि में कमी आने से और जो केंद्रीय प्रशासन था यानी जो बादशाह था उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो गई और मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। देखो इसमें दे रखा है कि उत्तर मुगल काल में बड़ी मात्रा में जागीर बांटने के कारण खालसा भूमि में अत्यंत कमी आई। और एक प्रकार की भूमि है ये जो सदर और सुदूर द्वारा, सदर और सुदूर जो धार्मिक मामलों का प्रदान है वह विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों और आवश्यकतामंद लोगों को स्थायी रूप से उनके जीवन यापन के लिए दी जाती थी। इस भूमि को क्या कहते हैं? मदद मास, सोयुरगुल या मिल्क। यानी कि मदद मास, सोयुरगुल या मिल्क वह भूमि है जो धार्मिक व्यक्तियों को, विद्वान व्यक्तियों को और आवश्यकतामंद व्यक्तियों को उनके जीवन यापन के लिए दी जाती थी। और इस भूमि के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगी हुई थी। शर्तें क्या थी? भाई वो भूमि दान में दे रहे हैं तो यह भूमि वंशानुगत होती थी और इसमें राजस्व नहीं लिया जाता था। यानी यह भूमि जिसको दान दे दी ना, उसके बेटे, पोते, पड़पोते, उनके वो भूमि हस्तांतरित होती रहेगी और इसे किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर शर्त ये थी कि अनुदान ग्राही है वह इस भूमि को दूसरे किसान को पट्टे के ऊपर तो दे सकता है लेकिन इसको बेच नहीं सकता। ऐसा नहीं कि भाई सरकार ने दान में दी और वो किसी दूसरे को बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि उसे दूसरे किसान को पट्टे पे दे सकता है फसल उगाने के लिए। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर जो अपने SC ST वर्ग के जो तो अपने कमजोर लोग के जो वर्ग होते हैं उनको सरकार के द्वारा पट्टे जारी किए जाते हैं प्लॉट के। ठीक है, लेकिन वो अपने प्लॉट को उसके ऊपर मकान बना सकते हैं लेकिन वो उसको बेच नहीं सकते हैं। उसी प्रकार से सरकार द्वारा ये जो अनुदान भूमि दी जाती थी ये दूसरे किसानों को वो पट्टे पर तो दे सकते थे लेकिन उनको बेच नहीं सकते थे। और एक बात और महत्वपूर्ण, ये जो भूमि दी जाती थी ये अक्सर बंजर या अनुपजाऊ भूमि दी जाती थी। भाई इसको तुम उपजाऊ बनाओ और अपना जीवन यापन करो और मौज करो। तो ये तो हो गई भूमि के रूप में अगर किसी व्यक्ति को दान अनुदान में दी जाती है भूमि तो वो तो कहलाएगी मदद ए मास, शुरगुल या मिल्क। और अगर किसी व्यक्ति को अनुदान है वो नगद के रूप में दिया जाता है तो उसको कहेंगे वजीफा। जैसे अपनी छात्रवृत्ति आती है ना, इसको वजीफा भी कहते हैं, यानी नगद रूप में किसी की सहायता करनी। मराठा सरदारों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान मोकासा कहलाता था। और धार्मिक कार्यों के लिए जो संस्थाओं को भूमि दान में दी जाती थी वो वक्फ कहलाती थी। ये कुछ शब्द हैं। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं राजस्व आकलन की पद्धतियाँ, यानी कि मुगल काल के अंदर राजस्व का आकलन किन किन पद्धतियों के माध्यम से किया जाता था। पहला प्रश्न हमारा, जब्ती प्रणाली से पूर्व आकलन की 2 पद्धतियां प्रचलित थी, कौन कौन सी? गल्लाबख्शी और मुक्ताई संयोजन। अब सारी पद्धतियों को हम एक साथ पहले मोटे तौर पर याद कर लेते हैं। देखो भाई, जब्ती प्रणाली की शुरुआत है वह शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, और इसी को आरंभ के अंदर अकबर ने अपनाया था और इसी प्रणाली में सुधार करके और टोडरमल ने 1580 के अंदर देसाला पद्धति को स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन जब्ती प्रणाली से पूर्व यानी शेरशाह सूरी ने जो जब्ती प्रणाली लागू की उससे पूर्व कौन कौन सी 2 पद्धति आकलन की प्रचलित थी? तो गल्लाबख्शी और मुक्ताई संयोजन। अब इनको दोनों को देखते हैं। गल्लाबख्शी क्या होती है? गल्लाबख्शी के अंदर फसल के अंदर हिस्सा निर्धारित कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं? उसके अंदर 3 प्रकार से करते हैं। क्या तो पूरे खेत के अंदर जो फसल है वो फसल वहाँ पर खड़ी हुई है उसके हिस्से कर लेते हैं, भाई इतने खेत की फसल तुम्हारी, इतने की हमारी। ठीक है, दूसरा लंक बटाई, यानी फसल को जब काट लेते हैं जो उसका ढेर लगा देते हैं उसके भूसे का, अनाज का, उसका अगर उस ढेर में से अगर बंटवारा करते हैं कि भाई ये हिस्सा तो राज्य का होगा, ये होगा तुम्हारा, वो कहलाएगी लंक बटाई। और तीसरा रास बटाई। रास का मतलब होता है अनाज, मतलब जब हम उसका अनाज निकलवा लेते हैं थ्रेसर के माध्यम से और उसमें से उस ढेर में से जब हम बंटवारा करते हैं तो वो कहलाता है रास बटाई। तो गल्लाबख्शी के अंतर्गत ये 3 प्रकार की
कर का बंटवारा होता था। अगला है मुक्ताई या संयोजन पद्धति। मुक्ताई मतलब मुक्त, यानी इसके अंतर्गत क्या होता था कि इस पद्धति के अंदर एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे किसान, ठीक है, उसके बाद में जो उसकी इच्छा हो वह अपनी जमीन के अंदर उत्पादन करे। ये कहलाएगी मुक्ताई या संयोजन पद्धति, यानी पैसा देके मुक्त हो जाता है, जिस चीज की इच्छा हो वो चीज का उत्पादन करो वो। और वास्तव में नपाई करके या फिर कदमों से गिनकर खड़ी फसल का अनुमान करके निरीक्षण करके अगर हम कोई भी कर लगाते हैं तो यह पद्धति कहलाएगी कनकूत पद्धति। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर राजस्व का भुगतान है वो अंदाजा लगाकर लगान वसूल किया जाता है। और शेरशाह सूरी ने इस कनकूत पद्धति के अंदर ही थोड़ा सा सुधार करके और जब्ती प्रणाली के अंदर इसको परिवर्तित किया। तो जब्ती प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की थी। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जब्ती प्रणाली की विशेषताएं क्या है? और जब्ती प्रणाली से ही चूंकि आईने देसाला पद्धति का विकास हुआ है, टोडरमल ने किया है 1580 में अकबर के काल में, तो उसके अंदर क्या अंतर है वो दोनों हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जब्ती प्रणाली की विशेषताएं देखो भाई, एक तो इसके अंदर जमीन की नपाई की जाती है, ठीक है, जबकि कनकूत पद्धति के अंदर अंदाजा से कदमों से नाप के और फिर कर वसूल किया जाता था। एक तो जब्ती प्रणाली के अंदर जमीन की नपाई की जाती है, एक रई या फसलों की दरों की अनुसूची तैयार की जाती है कि भाई कौन सी फसल की इसकी क्या दर रहेगी टैक्स की, वो अलग अलग। और इसी के तहत भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न 3 भागों के अंदर बांटा गया है। उत्तम भूमि के ऊपर कर अधिक, मध्यम में उससे कम और निम्न भूमि के अंदर सबसे कम कर लिया जाता था। और कृषि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया, यानी कि 33% हिस्सा कर के रूप में लिया जाएगा। और राज्य की मांग को अनाज के रूप में दिखाया जाता था, यानी राज्य की मांग जो होती थी, जो टैक्स, वो अनाज के रूप में निर्धारित की जाती थी कि भाई इतना अनाज आप दोगे। और आईने देसाला पद्धति के आने के ऊपर जब्ती पद्धति को त्याग दिया गया, यानी जब्ती पद्धति के बाद में इसका विकसित रूप है आईने देसाला पद्धति, ठीक है। तो जब्ती पद्धति शेरशाह सूरी, ये इसकी विशेषताएं हैं। पहली बार जमीन की नपाई की गई, सभी फसलों की दरों की अनुसूची तैयार की गई, भूमि को 3 भागों में बांटा गया और कुल उत्पादन का 1/3 वह कर के रूप में निर्धारित किया गया, और वह भी अनाज के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आईने देसाला। आईने देसाला पद्धति है, इसका विकास है वो जब्ती पद्धति से हुआ, बिल्कुल सही है। आईने देसाला पद्धति का उपनाम टोडरमल पद्धति, क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था को लागू 1580 के अंदर टोडरमल ने किया था, अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष के अंदर। राज्य की मांग का निर्धारण है वो नगद के रूप में, तो ये अंतर है। एक तो जब्ती प्रणाली के अंदर राज्य की मांग का निर्धारण है वह अनाज के रूप में किया गया है, जबकि आईने देसाला के अंदर नगदी के रूप में किया गया। ये अंतर अपने को याद रखना है, और वो भी तांबे के दाम के अंदर। इसमें अलग अलग फसलों के गत 10 वर्षों के उत्पादन व उनके उस समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उसका 1/3 राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। इसे देसाला इसलिए कहते हैं कि पिछले 10 वर्ष तक फसल कितनी फसल उत्पादित हुई है उसका औसत निकाला, और उसका फिर वही जैसे जब्ती पद्धति के अंदर 33% था, 1/3 वही इसके अंदर 1/3 राजस्व इसके ऊपर निर्धारित किया गया, लेकिन इसके अंदर 10 वर्षों का औसत निकाला गया, इसलिए इसे देसाला कहते हैं। और क्षेत्रफल की इकाई बीघा को माना गया, जो वर्तमान के अंदर भी माना जाता है। 1 बीघा के अंदर 20 बिस्वा होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने लायक है कि ये जो पद्धति थी आईने देसाला पद्धति, यह खाद्यान्न के ऊपर सामान्य फसलों के ऊपर लागू थी। यह पद्धति नील, पान, हल्दी जैसी नकदी फसलों के ऊपर लागू नहीं थी। क्यों? क्योंकि हल्दी, पान, नील जैसी जो अपनी नकदी फसल थी उसके ऊपर राज्य द्वारा ज़्यादा कर वसूल किया जाता था। इनको जिनसे कामिल कहा गया है। अगला है, इस पद्धति के अंदर किसानों को तकावी ऋण देने और फसल खराब होने के दौरान वसूली में छूट का भी प्रावधान था। हाँ भाई, तकावी ऋण मतलब सौंदर्य ऋण, जो सबसे पहले सल्तनत काल के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए थे। तो तकावी ऋण यानी अग्रिम भुगतान करना, ये भी इसमें शामिल था। और साथ में अगर मान लो अकाल वगैरह की वजह से या ज़्यादा बारिश की वजह से फसल खराब हो गई तो वसूली में छूट देने का भी प्रावधान किया गया था, यानी अच्छी पद्धति थी ये। और इस पद्धति को कहाँ पे लागू किया गया? जहां पर जब्ती पद्धति लागू थी उसी क्षेत्र के अंदर इस पद्धति को लागू किया गया। जब्ती का ही विकसित रूप है। अंतर क्या है वो देख लो। एक तो इसके अंदर 10 वर्ष तक की पूरा औसत निकाल के और तब निर्धारित किया गया था, और एक राज्य की मांग को इसके अंदर नगद के रूप में प्रदर्शित किया गया। ये अंतर है जब्ती प्रणाली से हटके इसके अंदर। अब हम बात करेंगे भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली, भू राजस्व व्यवस्था के 2 चरण होते थे भाई, ध्यान से समझना, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आने वाला प्रश्न है। जमा व हासिल। भू राजस्व व्यवस्था के 2 चरण होते थे, जमा और हासिल। अब देखो इसके अंदर ये मत सोचना कि जमा जमा मतलब जो जमा होगी, नहीं, अनुमानित राजस्व को जमा कहा गया है। यानी कोई भी जागीर है उसकी जो अनुमानित आय है, जो अनुमान लगाते हैं कि भाई इस जागीर से इतनी आय होनी चाहिए, वो है जमा, जो निर्धारित की है कि भाई इतनी प्राप्त होनी चाहिए।
और वास्तव के अंदर जब वसूली करते थे तो वास्तव में जो आय प्राप्त होती थी उस जागीर से वह कहलाती थी हासिल। यानी जमा अनुमानित आय, किसी किसी भी जागीर की अनुमानित आय को कहते हैं जमा, और किसी भी जागीर की वास्तविक रूप से प्राप्त आय को कहते हैं हासिल। ठीक है, और जमा और हासिल के बीच में अंतर होता था, ये बात निश्चित है, क्योंकि अनुमानित आय उतनी ही प्राप्त नहीं होती थी, कम प्राप्त होती थी, तो उसे हम हासिल कहते हैं। मुगल काल के अंदर आय का मुख्य स्रोत क्या है? भू राजस्व, क्योंकि वो उद्योग धंधे तो इतने थे नहीं कि उद्योग धंधों से भाई टैक्स और जनता कमाई होगी। जनता का इतना ज़्यादा उपभोग का स्तर भी नहीं था कि वो चीज़ों को अगर ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे उन पर टैक्स लगा देंगे। तो उस समय आय का मुख्य स्रोत है वह भू राजस्व था। और कुल उपज का के अंदर राज्य का हिस्सा 50% से अधिक नहीं होता था। ठीक है, जबकि नॉर्मल रूप से अकबर ने कितना लगा रखा था? 1/3 यानी 33%। अब इसको थोड़ा सा पीछे तक देख लो भाई, जब भारतीय राजाओं ने जब राज किया भारत के ऊपर, मौर्य काल हो, गुप्त काल हो, वैदिक काल हो, उसके अंदर जो कर था वो 1/6 भाग था। राजा को षटभागी कहा गया है। ठीक है, जबकि इसके अंदर सल्तनत और मुगल काल के अंदर 50% से अधिक नहीं होगा ऐसा निर्धारण किया गया था। और वैसे मुख्य रूप से 1/3 1/3 भाग ये कर के रूप में वसूल करते थे। और भू राजस्व के अंदर जमींदार का भाग 10% होता था। या मतलब जमींदार का काम था कर वसूल करना जागीरदार के लिए, और जमींदार उस कर में जितना कर होगा उसका 10% अपने मेहनताने के रूप में लेता था। अगला है, प्रति भूमि पर निम्न दरें निर्धारित की जाती थी, बाद में उपज बढ़ने पर दरें बढ़ा दी जाती थी। कोई प्रति भूमि अनुपजाऊ भूमि है तो उसके ऊपर सरकार लोभ लालच देती थी कि अगर कोई इस भूमि के ऊपर खेती करेगा तो उससे कम कर वसूल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार को पता था कि इस भूमि के ऊपर अगर कम कर लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति किसान है वो इसके ऊपर खेती करेंगे, इसको उपजाऊ बनाएंगे, और जब उपजाऊ बनाएंगे तो इसके ऊपर हम कर बढ़ा देंगे। हाँ भाई, अगला प्रश्न था हमारा, राजस्व वसूली का कार्य 4 प्रमुख स्थलों के ऊपर किया जाता है। तो कौन कौन से? केंद्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर, सरकारी स्तर और परगना स्तर। तो जिस प्रकार से हमने प्रशासनिक अधिकारी पढ़े हैं कि जो प्रांत था जिसको हम सूबा कहते हैं उसका प्रशासनिक अधिकारी हमने कौन पढ़ा? सूबेदार। जबकि उसके बाद में जो जिला या फिर सरकार के स्तर के ऊपर कौन था? वहाँ पर था फौजदार, और परगना स्तर के ऊपर था सिकदार। उसी प्रकार से हम राजस्व वसूली के अधिकारी को भी पढ़ेंगे। तो राजस्व वसूली का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था केंद्र के अंदर दीवाने कुल वजीर। ठीक है, और उसके बाद में अगर प्रांतीय स्तर की बात की जाए तो प्रांतीय स्तर के ऊपर होता था प्रांतीय दीवान। जिला और सरकार के स्तर पे होता था अमलगुजार, और परगना स्तर के ऊपर होता था आमिल। ये राजस्व वसूली के अधिकारियों का क्रम है। और गांव के अंदर भू राजस्व की वसूली कौन करते थे? मुकदम और पटवारी। अकबर ने प्रारंभ में राजस्व निर्धारण की कौन सी प्रणाली अपनाई थी? तो अकबर ने आरंभ के अंदर शेरशाह सूरी द्वारा जो विधि प्रचलित की गई थी जब्ती प्रति, उसको अपनाया था। और उसके बाद में तो एक प्रश्न यहाँ पर यह हो जाएगा कि जब्ती पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। और अकबर ने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों के अंदर इसी पद्धति को अपनाया था। और उसके बाद में 1580 के अंदर अकबर के शासनकाल के 24 वर्ष के अंदर देसाला पद्धति है वह प्रारंभ की गई। और आईने देसाला पद्धति को टोडरमल पद्धति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको टोडरमल ने विकसित किया था। अब एक प्रश्न यहाँ पर और आता है कि दक्कन का टोडरमल कौन था? मतलब कि दक्कन के अंदर भू राजस्व व्यवस्था का जनक कौन था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मुर्शीद कुली खां, यानी मुर्शीद कुली खां, जो बाद में जिन्होंने बंगाल के अंदर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, उनको दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर भू राजस्व व्यवस्था को संगठित किया था। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अकबर ने आईने देसाला पद्धति को कितने प्रांतों में लागू किया? तो एक प्रश्न यहाँ पे ये याद करना है कि अकबर ने आईने देसाला पद्धति को उन्हीं स्थानों पर लागू किया जहाँ पर जब्ती प्रथा चल रही थी, और कुल 8 प्रांतों के अंदर उन्होंने इसको लागू किया। और इसके अंदर राजस्व की दर क्या थी? 1/3 थी। तो भाई अकबर के काल के अंदर देखो, जो क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ ज़्यादा नहीं थे, कौन कौन से? मुल्तान क्षेत्र और राजस्थान जैसे जो कम उपजाऊ क्षेत्र थे, वहाँ से तो इन्होंने 25% यानी 1/4 हिस्सा कर के रूप में लिया। जबकि कश्मीर जैसे जो अच्छी ज़मीन वाले, अच्छे उत्पादन वाले जो क्षेत्र थे, वहाँ से इन्होंने 50% तक कर लिया, यानी कि 1/2 हिस्सा कर के रूप में लिया। यह अकबर की बात है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक भू राजस्व किसने वसूल किया? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा औरंगजेब ने। यानी औरंगजेब के काल के अंदर मुगल काल में सर्वाधिक भू राजस्व वसूला जाता था। कट्टर सुन्नी मुसलमान था और सर्वाधिक इन्होंने कर वसूला था।
औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? तो देखो जजिया कर है वह अकबर ने उसको समाप्त किया था 1564 के अंदर, और औरंगजेब ने इसे 1679 के अंदर इसको दोबारा लगाया था। और इसी वजह से हिंदुओं के अंदर और विशेष तौर के ऊपर मेवाड़ के शासक राज सिंह ने इसका विरोध किया था। तो यह प्रश्न में कई बार आता है कि औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ के शासक राज सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1588 में सिकंदरी गज के स्थान पर प्रारंभ किया। तो इन्होंने इलाही गज चलाया था अकबर ने। पहले चलता था सिकंदरी गज और बाद में इन्होंने इलाही गज चलाया था 39 की जगह 41 अंगुल का। अगला प्रश्न हमारा, अकबर ने भूमि नापने के लिए मूंज की रस्सी तनाब के स्थान पर किसका प्रयोग किया था? तो इन्होंने जरीब का प्रयोग किया था। अब देखो भाई, जब अकबर गद्दी पर बैठे तो उस समय भूमि को नापने के लिए मूंज की रस्सी का उपयोग किया जाता था। यानी शेरशाह सूरी के काल के अंदर यह चीज़ प्रचलित थी, तनाब। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि तनाब मूंज की रस्सी, जब मूंज की रस्सी को जब पानी के अंदर जब हम उसको गीला करेंगे तो वो गीली होकर टाइट हो जाएगी, तन जाएगी, अकड़ जाएगी, तो उसको तनाब कह रहे हैं। तो अकबर के काल के अंदर जब उन्होंने शासन सत्ता संभाली तो मूंज की रस्सी यानी तनाब का प्रयोग किया जाता था। और अकबर ने बाद में उसके स्थान के ऊपर बांस की बनी लोहे की चूड़ियों से जुड़ी हुई एक रस्सी का प्रयोग किया उन्होंने, जिसको जरीब के नाम से जाना जाता है। तो अकबर ने तनाब के स्थान पर जरीब का प्रयोग किया और उन्होंने प्रत्येक बीघा को उन्होंने 20 बिस्वा के अंदर बांटा, जो वर्तमान के अंदर भी प्रचलित है। शाहजहां द्वारा नाप 2 प्रकार के नए नाप चलाए गए, बीघा ए इलाई और निराए शाहजहानी। शाहजहां द्वारा भू राजस्व वसूली के लिए कौन सी पद्धति प्रचलित की गई? तो राइट आंसर है इसका इजारा पद्धति। इजारा का मतलब होता है ठेकेदारी प्रथा। देखो भाई, दोनों में अंदर, एकता और इजारा। एकता तो वर्तमान सूबों की तरह है, प्रांतों को कहते थे, और इजारा पद्धति है ठेकेदारी पद्धति। औरंगजेब ने भू राजस्व वसूली के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो नस्क प्रणाली आएगी इसके अंदर। और भूमि की पैमाइश पर होने वाला व्यय जाबिताना। जाबिताना क्या होता है भाई? देखो, जाबिताना जो व्यक्ति जब राज्य भूमि की पैमाइश करता है तो जनता से एक प्रकार का कर लिया जाता है, जिसको हम जाबिताना कहते हैं। और किस कानून, ये कुछ अलग प्रकार के कानून हैं या अलग प्रकार के कर हैं थोड़े से। किस कानून के तहत बिना उत्तराधिकार वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति शाही खजाने में जमा कर ली जाती थी? तो ये राजगामिता कानून था। राजगामिता यानी कि राज हड़प लेगा उसको। राजगामिता कानून के तहत अगर बिना उत्तराधिकार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति को उसके शाही खजाने के अंदर जमा कर लिया जाएगा। जिस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति चलाई थी ना अपने राज्यों की हड़प की, उसी प्रकार से। अगला प्रश्न है, मुगल काल में भूमि को बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया? तो मुगल काल के अंदर भूमि को 4 भागों में बांटा गया। पोलज, पड़ती, चाचर, बंजर। कौन कौन सी? पोलज, पड़ती, चाचर, बंजर। पोलज का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, जिसको कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, जिसके ऊपर प्रतिवर्ष उत्पादन लिया जाता था। पड़ती का मतलब है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए अगर उसको हम 1 वर्ष के लिए खाली छोड़ देते हैं तो उसको पड़ती कहेंगे देसी भाषा के अंदर, जिसको हम पड़त कह देते हैं, जिसको हम बदवाड़ कह देते हैं कि भाई इस एक सीजन इसको छोड़ देते हैं हम। अगला शब्द है चाचर। चाचर मतलब 4 मतलब 3 या 4 साल तक अगर फसल को अगर हम किसी जमीन को खाली छोड़ते हैं ताकि वो उपजाऊ बने तो उसको हम कहेंगे चाचर भूमि। और चौथी है बंजर, यानी जिसके अंदर किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता, जो बिल्कुल भी उपजाऊ भूमि नहीं है और 5 या अधिक वर्षों से उसके ऊपर खेती नहीं की जा रही है, वो कहलाएगी बंजर भूमि। ठीक है, तो भूमि 4 प्रकार, पोलज, पड़ती, चाचर, बंजर। अगर ग्राम समुदाय की बात की जाए तो मुगल काल के अंदर गांव के उनके काम के अनुसार अलग अलग नाम थे। जैसे असली ग्राम, जो गांव पहले का बसा हुआ है, पुराना गांव है, उसे असली ग्राम कहते हैं। दाखिली ग्राम, जो बाद में दाखिल हुआ, मतलब कि नया विकसित गांव को दाखिली ग्राम। असली ग्राम, दाखिली ग्राम। असली ग्राम पुराना गांव, दाखिली ग्राम नया विकसित गांव। एम्मा ग्राम यानी वह गांव जिन गांवों को मालगुजारी मुक्त अनुदान दिए जाते थे, यानी जहां के लोगों को, जिन गाँव को पूरी जमीन दान में दी गई थी, अनुदान में दी गई थी। किस रूप में? मिल्क के रूप में, मदद मास के रूप में, सुरगल के रूप में, जहाँ से कोई कर नहीं लिया जाता, उनको एम्मा ग्राम कहा जाता था। और एक है रैती ग्राम, यानी कि जमींदारों के तालुकों से बाहर के गांव जो पेशकश का भुगतान करते थे। यानी रैती ग्राम वे गांव है जो पेशकश का भुगतान तो करते हैं लेकिन वो जमींदार के तालुकों से बाहर हैं, वो उनके अधीन नहीं आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया था और वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। अगले टॉपिक के अंदर हम न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे।
और मुख्य रूप से मनसबदारी व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था। एक वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।